नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। अपन ने लास्ट वीडियो में बात की थी राजस्थान सेवा नियम के चैप्टर 11 लीव वेरियस टाइप्स के बारे में, मतलब अवकाशों की विभिन्न श्रेणियों के बारे में। उनमें अपन और आगे बात करते हैं और कौन से अवकाश हो सकते हैं। तो नियम 103 है प्रसूति अवकाश, मतलब मैटरनिटी लीव। तो एक महिला राज्य कर्मचारी को संपूर्ण सेवा अवधि में 2 बार तथा कोई उत्तरजीवी संतान न हो तो तीसरी बार प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। यह अवकाश प्रारंभ होने की तिथि से 180 दिन की अवधि तक पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाएगा। मतलब किसी भी जो फीमेल एम्प्लॉय होगी उसको पूरी जो उसकी सर्विस होगी उसमें 2 बार दे सकते हैं मैटरनिटी लीव। लेकिन 2 बार देने के बावजूद भी अगर उसके पास कोई उत्तरजीवी संतान नहीं हो, मतलब कोई जीवित संतान नहीं हो उसके, मतलब उनकी डेथ हो गई हो, तो तीसरी बार और उसको मैटरनिटी लीव दी जा सकती है। और ये लीव जब स्टार्ट होएगी उससे 180 दिन तक पूर्ण वेतन के आधार पर स्वीकृत होएगी, मतलब 180 दिन तक उसको पूर्ण वेतन मिलेगा। गर्भपात के मामले में 6 सप्ताह का अवकाश प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करने पर स्वीकृत किया जा सकता है। मतलब किसी का अबॉर्शन हो गया है तो उस मामले में भी उसको 6 सप्ताह का चिकित्सा अधिकारी जो होगा प्राधिकृत, वो जो सर्टिफिकेट देगा मेडिकल सर्टिफिकेट, वो अगर वो अटैच करती है तो उसको मैटरनिटी लीव 6 सप्ताह की दी जा सकती है। प्रसूति अवकाश किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ लिया जा सकता है, मतलब किसी भी और दूसरे टाइप के लीव होंगे उनके साथ इसको कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। मतलब उनका उपभोग अपन इसके साथ कर सकते हैं, एक साथ 2-3 अवकाश जैसे भी चाहो वो इसके साथ ले सकते हैं। फिर इस अवकाश को अवकाश लेखों में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब इसको जो लीव अकाउंट होगा उसमें अपने जो लेखा रखेंगे उसमें इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, उसमें इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन सेवा पुस्तिका में इसका इंदराज किया जाएगा, मतलब जो उसकी सर्विस रिकॉर्ड होगा, सर्विस बुक होगी जो एम्प्लॉय की, उसमें इसकी एंट्री करेंगे। बाकी इसका अवकाशों में अपन इंदराज नहीं करते हैं, कोई एंट्री नहीं करते हैं। फिर नियम 103A है पितृत्व अवकाश, मतलब पैटर्निटी लीव। अभी अपन ने मैटरनिटी लीव की बात की जो फीमेल एम्प्लॉयज़ को मिलती है, अब मेल एम्प्लॉयज़ को क्या मिलेगा। तो सक्षम प्राधिकारी एक पुरुष सरकारी कर्मचारी को 2 से कम जीवित संतान होने पर अपने संपूर्ण सेवा अवधि में उसकी पत्नी की गर्भावस्था, प्रसव के दौरान एवं बाद में देखभाल करने हेतु, अर्थात प्रसव से 15 दिवस पूर्व एवं प्रसव के 3 माह के भीतर 15 दिवस का पितृत्व अवकाश स्वीकृत कर सकता है। मतलब कोई भी जो सक्षम प्राधिकारी होगा, लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी होगा, वो किसी भी मेल एम्प्लॉय होगा उसको उसकी 2 से कम संतान जीवित संतान होगी तो उसकी पूरी जो सर्विस होगी उसमें उसकी पत्नी की जो गर्भावस्था अवधि होगी या प्रसव की अवधि होगी या उसके बाद में देखभाल करने हेतु, मतलब प्रसव जो होगा उससे 15 दिवस पूरे, मतलब डिलीवरी से 15 दिन पूर्व और डिलीवरी के 3 माह के भीतर 15 दिन का उसको पैटर्निटी लीव मिल सकती है। पितृत्व अवकाश वो स्वीकृत कर सकता है, जो उसकी संपूर्ण सेवा अवधि में 2 बार स्वीकृत किया जा सकता है। मतलब उसको पूरी सेवा में 2 बार मिल सकता है। इस अवकाश का निर्धारित अवधि में उपभोग नहीं करने पर यह समाप्त हो जाएगा। मतलब जो ये 15 दिन पूर्व से लेकर 3 माह के भीतर अगर अपन उसको नहीं लेते हैं, उसका उपभोग नहीं करते हैं, तो ये समाप्त मानी जाएगी, मतलब ये अवकाश लैप्स हो जाते हैं। इस अवकाश को अवकाश लेखों में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन इसे सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा। जैसे मैटरनिटी लीव में बात की कि अवकाश लेखों में अपन उसको नहीं शामिल करते हैं, वैसे ही इसको भी शामिल नहीं करेंगे, लेकिन सर्विस बुक में इसकी एंट्री करते हैं। इस अवकाश का उपभोग किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ किया जा सकता है। जैसे अपन ने मैटरनिटी लीव में बात की, वैसे ही इसका भी किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ उसके संयोजन में इसका उपभोग किया जा सकता है, उनके साथ लिए जा सकते हैं। गर्भपात या मिस कैरेज के मामले में यह अवकाश स्वीकृत नहीं होगा। मतलब अबॉर्शन वगैरह या मिस कैरेज हो गया तो उसमें मैटरनिटी लीव तो मिलती है फीमेल कैंडिडेट एम्प्लॉय जो होंगे उनको, लेकिन मेल एम्प्लॉय को कोई पैटर्निटी लीव इसमें नहीं मिलेगी। फिर नियम 103 है दत्तक ग्रहण अवकाश, मतलब चाइल्ड अडॉप्शन लीव। मतलब 2 से कम जीवित संतान होने पर एक महिला कर्मचारी को 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को वैध दत्तक ग्रहण लेने पर 180 दिवस की अवधि का दत्तक ग्रहण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। मतलब किसी भी महिला राज्य कर्मचारी के पास 2 से कम जीवित संतान है और वो 1 साल की से कम के बच्चे को जो वैध दत्तक ग्रहण है, मतलब जो
वैध तरीके से उसको अब अडॉप्ट करती है, उसको गोद ले लेती है, तो उसको मैटरनिटी लीव की तरह 180 दिवस का उसको दत्तक ग्रहण अवकाश दिया जा सकता है। इस अवकाश की अवधि में सरकारी महिला कर्मचारी को अवकाश पर प्रस्थान करने से ठीक पूर्व आवेदन के समान वेतन का भुगतान किया जाएगा। तो इसमें भी पूरी मतलब सैलरी मिलेगी उसको, जो उसको अवकाश से पूर्व जो सैलरी मिल रही थी उतनी उसको सैलरी इस अवधि में मिलेगी। दत्तक ग्रहण काल अवकाश को भी महिला कर्मचारी के अवकाश खातों में नहीं लिखा जाता, मतलब इसकी भी एंट्री अवकाश खातों में नहीं होती है। फिर नियम 104 के अनुसार प्रसूति अवकाश अन्य किसी भी अवकाश के साथ लिया जा सकता है। अपन ने पहले बात कर ली, प्रसूति अवकाश है या वो आपका पितृत्व अवकाश है, वो किसी भी अन्य प्रकार के अवकाशों के साथ उपभोग किया जा सकता है उनका। फिर नियम 105 है चिकित्सालय अवकाश, मतलब कर्मचारी जो कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 और राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत आते हैं, यदि उनके कार्य के दौरान चोट या बीमारी हो जाए तो उसको चिकित्सालय में भर्ती रहने तक चिकित्सालय अवकाश दिया जाएगा। मतलब कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम जो है 1923 और राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत जो कर्मचारी आते हैं, जो इनसे गवर्न होते हैं, उनकी वो कार्य के दौरान अगर उनको चोट लग जाती है या कोई बीमारी हो जाती है उनको, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ता है, एडमिट रहना पड़ता है, तो ये जो भर्ती रहने की जो एडमिट रहने की जो अवधि होगी उसमें चिकित्सालय अवकाश उनको स्वीकृत किया जा सकता है। उसके लिए कर्मचारी का चिकित्सालय में प्रवेश के दिन वेतन राशि रुपये 31,000 मासिक से कम होना चाहिए। मतलब जब ये चिकित्सालय में भर्ती हुए एडमिट हुए उस दिन उनका जो सैलरी होगी वो 31,000 रुपये महीने से कम होनी चाहिए। मतलब इसके बाद 31,000 या उससे ज़्यादा किसी की सैलरी होगी तो उसको चिकित्सालय अवकाश नहीं दिया जाता है। फिर नोट है अपने यहाँ पे कि नियम 106 के अनुसार इस अवकाश में वेतन उपार्जित अवकाश या अर्धवेतन अवकाश के समान जो सक्षम प्राधिकारी उचित समझे दिया जा सकता है। मतलब नियम 106 के अनुसार जो सक्षम प्राधिकारी होगा, मतलब जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा, वो चाहे तो कर्मचारी को पूरा उपार्जित अवकाश के अनुसार पूरा वेतन दे सकते हैं, अर्धवेतन के अवकाश के समान उसको वेतन दिया जा सकता है जो उसको उचित समझे। फिर नियम 109 है अध्ययन अवकाश स्टडी लीव। तो अध्ययन अवकाश के नियम कर्मचारी द्वारा तकनीकी या व्यावसायिक अध्ययन या प्रशिक्षण के लिए अवकाश पर जाने पर लागू होते हैं। मतलब अध्ययन अवकाश के जो नियम है वो किस किस पर लागू होंगे, वो कोई टेक्निकल या कोई प्रोफेशनल पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए या कोई ट्रेनिंग के लिए अवकाश पर जाने के लिए लेता है तो उन पर ये नियम लागू होते हैं, जिसके लिए नियम 110 से 121 में निर्धारण है। मतलब उनका वर्णन जो है वो 110 से 121 में कर रखा है। फिर नियम 110 कहता है एक स्थायी राज्य कर्मचारी को अध्ययन अवकाश अध्ययन के ऐसे पाठ्यक्रम या वैज्ञानिक या तकनीकी प्रगति के अनुसंधान करने जो स्वीकृत करता प्राधिकारी की सम्मति में विभागीय कार्य जिसमें वह नियोजित है के हित में आवश्यक समझा जाता है अनुज्ञेय होगा। मतलब किसी भी स्थायी राज्य कर्मचारी को अध्ययन अवकाश किस चीज़ के लिए दिया जा सकता है, तो अध्ययन के ऐसे पाठ्यक्रम या कोई साइंटिफिक या कोई टेक्निकल नेचर के जो अनुसंधान होंगे जो स्वीकृत करता प्राधिकारी होगा उसकी नज़र में या उसकी जो सम्मति है उसकी, मतलब उसको ऐसा लगता है कि जो विभागीय कार्य जो वो कर रहा है, जिस विभाग में वो नियोजित है, उसके हित में हो, मतलब उसके काम आएंगे वो, तो उसको दिया जा सकता है अध्ययन अवकाश। राज्य कर्मचारी को अध्ययन के ऐसे पाठ्यक्रम हेतु ही अध्ययन अवकाश स्वीकृत करना चाहिए जो उसके वर्तमान पद के कर्तव्य से जुड़ा हुआ हो। हमें ऐसे पाठ्यक्रम के अध्ययन से विभागीय कार्य निस्तारण में कर्मचारी को निपुणता प्राप्त होती है। वही बात अपन ने जो पहले ऊपर पढ़ी है कि अध्ययन अवकाश ऐसे ही पाठ्यक्रम के लिए दिया जाना चाहिए जिससे उसके कर्तव्य जो जिस ड्यूटी से जुड़ा हुआ है, जिस पोस्ट से जुड़ा हुआ है और जो काम वो कर रहा है उसमें उसके निस्तारण मतलब डिस्पोजल में उसको फ़ायदा हुए, एफिशिएंसी आए। अन्य किसी भी स्थिति में अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए, किसी और वजह से अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं करना चाहिए। 20 वर्ष या अधिक की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारी को अध्ययन अवकाश दे नहीं होगा। तो साथियों ये याद रखना, ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि कितने साल की सेवा पूर्ण करने पर कर्मचारी को अध्ययन अवकाश दे नहीं होता, तो 20 साल या उससे अधिक की सेवा पर अध्ययन अवकाश दे नहीं होता है। यदि अस्थायी कर्मचारी की नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहमति या सक्षम आदेशों के तहत हुई हो और उसे
उसके 3 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने पर यह अवकाश देय होगा। मतलब कोई टेम्परेरी एम्प्लॉई है जिसकी नियुक्ति जो हुई है वो आरपीएससी की सहमति से हुई है या कुछ सक्षम आदेशों के तहत हुई है और उसने 3 साल की निरंतर सेवा कर ली हो, सर्विस हो गई हो 3 साल से ज़्यादा, तो उसको भी ये अवकाश दिया जा सकता है, अध्ययन अवकाश। अन्यथा नियमों में शिथिलता प्रदान कर 2 वर्ष का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो तो भी नियमों में रिलैक्सेशन दे के भी 2 साल का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है अध्ययन अवकाश के लिए। अध्ययन अवकाश एक बार में सामान्यतः 12 माह से अधिक स्वीकृत नहीं करना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में 24 माह तक स्वीकृत हो सकता है। मतलब एक बार में 1 साल का मतलब 12 महीने का ही अध्ययन अवकाश स्वीकृत करना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं करना चाहिए। कोई विशेष परिस्थितियाँ ही हो तो ही 24 माह तक स्वीकृत हो सकता है। फिर नियम 112 है, कर्मचारियों को अध्ययन अवकाश पूर्ण सेवा काल में 2 वर्ष के लिए स्वीकृत किया जाएगा, परंतु चिकित्सा अधिकारियों को पीजी करने के लिए 3 वर्ष का स्वीकृत किया जा सकता है। देखो जैसे अपन ने पूरे ऊपर बात की थी कि जो 12 महीने का एक बार से ज़्यादा 12 महीने से नहीं होना चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में 24 माह तक हो सकता है, तो इसी हिसाब से पूर्ण सेवा काल में 2 साल तक का ही स्वीकृत किया जा सकता है अध्ययन अवकाश। लेकिन जो चिकित्सा अधिकारी होंगे, मेडिकल ऑफिसर होंगे, उनको पीजी का कोर्स करने के लिए 3 साल का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। डिप्लोमाधारी इंजीनियर को अन्य अवकाश के साथ मिलाकर 3 वर्ष तक डिग्री कोर्स के लिए अध्ययन अवकाश देय होगा। कोई डिप्लोमा इंजीनियर है जिसने डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग कर रखी है, तो वो कोई और अन्य अवकाश के साथ मिलाकर अध्ययन अवकाश लेना चाहता है तो 3 वर्ष तक के लिए उसको डिग्री कोर्स पूरा करने के लिए अध्ययन अवकाश मिल सकता है। अध्ययन अवकाश का उपभोग अन्य प्रकार के अवकाश असाधारण अवकाश को छोड़कर के साथ किया जाए तो राज्य कर्मचारी नियमित कर्तव्यों से अनुपस्थिति 28 माह से अधिक स्वीकृत नहीं होगी। मतलब जो कर्मचारी होगा वो किसी और अवकाश के साथ ये अवकाश लेना चाहता है अध्ययन अवकाश, तो उसकी जो ड्यूटी से अनुपस्थिति होगी वो 28 माह से अधिक नहीं होगी। मतलब अध्ययन अवकाश किसी भी और अवकाश के साथ मिलाकर 28 माह से ज़्यादा नहीं हो सकते, मतलब असाधारण अवकाश को छोड़ के। तो असाधारण अवकाश के साथ तो आप ज़्यादा अवधि के लिए भी अध्ययन अवकाश ले सकते हो। नोट है, अध्ययन अवकाश अवधि में एक कर्मचारी को अर्ध वेतन अवकाश के समान वेतन देय होगा। मतलब अपन ने जब पढ़ा था अर्ध वेतन अवकाश में क्या राशि मिलती है, तो वो आधी राशि मिलेगी। फिर नियम 113 इस नियम के अनुसार कर्मचारी को अध्ययन अवकाश तब लेना चाहिए जब उसके खाते में अवकाश शेष नहीं हो। मतलब ये अवकाश तभी दिया जाना चाहिए जब कोई और अवकाश उसके पास उपलब्ध नहीं हो। फिर नियम 114 इस नियम में स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारी को एक निश्चित अवधि के लिए अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, इसलिए यदि उसमें वृद्धि की आवश्यकता हो तो अन्य अवकाश लेकर वृद्धि हो सकती है। मतलब एक लिमिटेड टाइम के लिए ये अवकाश स्वीकृत होता है और कर्मचारी को लगता है कि उसकी जो अवकाश अवधि है वो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, तो उसको अन्य अवकाशों का लेकर उसको वृद्धि कर सकता है और दूसरे अवकाशों के संयोजन के साथ उस अवधि को वो बढ़ा सकता है। फिर नियम 115 अवकाश की स्वीकृति के लिए प्रार्थना पत्र सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण पत्र के साथ विभाग के लेखाधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब जो इसके लिए अप्लाई करना होगा वो किसको करना होगा, जो एप्लीकेशन लगेगी इसके लिए प्रार्थना पत्र जो लगेगा वो कहाँ प्रस्तुत करेंगे, तो सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण पत्र के साथ लेखाधिकारी जो होगा विभाग का, डिपार्टमेंट का जो एओ होगा अकाउंट्स ऑफिसर, उसके सामने प्रस्तुत होएगी, उसके पास ये आपकी एप्लीकेशन जाएगी। उसके पश्चात ही अवकाश स्वीकृत होने पर पाठ्यक्रम पर खर्च करना चाहिए। मतलब आप ऐसे नहीं है पहले ही पैसे लगा दो, पहले आपका अवकाश लीव जो है वो सैंक्शन होनी चाहिए, अवकाश स्वीकृत होना चाहिए, उसके बाद ही पाठ्यक्रम पर आपको खर्च करना चाहिए। फिर नियम 117 अध्ययन अवकाश अवधि में यदि कर्मचारी को कोई यात्रा या निरीक्षण के लिए भेजा जाता है तो उसे अध्ययन भत्ता दिया जा सकता है। मतलब अध्ययन अवकाश अवधि जो है आपकी स्टडी लीव जो पीरियड है उसमें अगर आपको कोई यात्रा के लिए या कोई ट्रेनिंग इंस्पेक्शन के लिए भेजा जाता है कर्मचारी को, तो उससे स्टडी अलाउंस दिया जा सकता है। फिर नियम 118 है अध्ययन अवकाश के दौरान कर्मचारी के बीमार होने पर चिकित्सा प्रमाण पत्र पर 14 दिन विश्राम रहने पर भी अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है, अध्ययन भत्ता दिया जा सकता है। तो मान लो वो ट्रेनिंग अध्ययन अवकाश जो चल रहा है उसका स्टडी लीव जो चल रही है इस दौरान वो बीमार हो जाता है और वो छुट्टियों पर रहता है, तो चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अगर वो 14 दिन विश्राम पर रहता है, छुट्टियों पर रहता है मतलब अध्ययन अवकाश पर, तो उसको अध्ययन भत्ता 14 दिन तक का दिया जा सकता है। फिर नियम 119 है अध्ययन पाठ्यक्रम का शुल्क कर्मचारी को वहन करना होता है, विशेष परिस्थिति में सरकार द्वारा वहन किया जा सकता है। मतलब जो भी ये पाठ्यक्रम वो पूरा करेगा इसके कोर्स की जो भी फीस होगी वो खुद कर्मचारी को बियर करनी होगी और सरकार उसको बियर नहीं करेगी। कोई विशेष परिस्थितियाँ ही हो तो सरकार उसको वहन कर सकती है।
फिर नियम 120 है, पाठ्यक्रम समाप्त होने पर परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रमाण पत्र सरकार को प्रस्तुत करना होता है। मतलब जो आपने कोर्स पूरा कर लिया उसके बाद जो एग्ज़ाम होती है उसको पास करके उत्तीर्ण करके जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है वो सरकार में प्रस्तुत करना होता है। फिर नियम 121 है, पदोन्नति अथवा पेंशन के लिए गणना। तो अध्ययन अवकाश जो है वो पदोन्नति अथवा पेंशन के लिए सेवा अवधि के रूप में समझा जाएगा तथा इसका प्रभाव कर्मचारी के नाम शेष किसी भी अवकाश पर नहीं पड़ेगा। यह अर्ध वेतन पर अतिरिक्त अवकाश के रूप में गिना जाएगा। मतलब अध्ययन अवकाश जो होगा उसका आपकी जो प्रमोशन है या पेंशन के लिए जो सेवा अवधि काउंट होएगी उसमें इस सेवा अवधि को शामिल समझा जाएगा, उसी में माना जाएगा। और इसका प्रभाव जो है वो कर्मचारी के नाम जो भी दूसरे और कोई अवकाश है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका। यह आपका हाफ पे पर अतिरिक्त अवकाश के रूप में माना जाता है, इसको एडिशनल लीव मानी जाती है इसको। फिर नियम 121 है, प्रशिक्षण पर अध्ययन अवकाश लेने पर एक बंध पत्र भरना होता है जिसकी अवधि निम्नानुसार है। मतलब आप ट्रेनिंग पर जाते हो, प्रशिक्षण पर जाते हो अध्ययन अवकाश लेने पर, मतलब आप अध्ययन अवकाश पर हो और आपको ट्रेनिंग पर भी भेज देते हैं तो आपको एक बंध पत्र भरना होता है, बॉन्ड भरना होगा। तो वो कितना होएगा, तो यहाँ देखो मैंने टेबल में आपको समझा रखा है। प्रशिक्षण की अवधि कितनी होगी तब बंध पत्र की अवधि कितनी होगी। तो मान लो 3 माह का प्रशिक्षण है तो आपको 1 साल का सर्विस की बंध पत्र भरना होगा, या 6 माह की आपकी प्रशिक्षण अवधि है तो 2 साल का बंध पत्र की अवधि होगी। 1 साल की अगर प्रशिक्षण की अवधि है तो 3 साल की बंध पत्र अवधि होगी, और 2 साल की प्रशिक्षण अवधि होने पर 5 साल की बंध पत्र अवधि होगी। यदि कर्मचारी प्रशिक्षण के पश्चात बंध पत्र की अवधि पूर्ण नहीं करता है तो उससे प्रशिक्षण पर खर्च राशि, वेतन भत्ते आदि दुगुनी दर एवं ब्याज सहित वसूली जाएगी। मतलब कोई कर्मचारी प्रशिक्षण के तुरंत बाद बंध पत्र की अवधि जितनी है उतनी अवधि पूरी नहीं करता है और पहले ही छोड़ के चला जाता है तो उससे जो उसके प्रशिक्षण पर जो खर्च हुआ है, उसकी ट्रेनिंग पर जितना खर्चा हुआ है वो उसको वेतन भत्ते आदि जो राशि मिली है इसकी दुगुनी दर से और उस पर ब्याज लगाकर उससे वसूल की जाएगी। यदि कर्मचारी अस्थायी है और असाधारण अवकाश पर अध्ययन अवकाश पर गया है तो उसे वेतन की राशि उस कर्मचारी के समान ही वसूल की जाएगी जो उसके स्थान पर कार्य कर रहा है। मान लो कोई अस्थायी कर्मचारी हो, टेम्पररी एम्प्लॉई हो और उसको स्टडी लीव नहीं मिली हो और वो असाधारण अवकाश के आधार पर अध्ययन अवकाश पर गया हो, मतलब असाधारण अवकाश लेकर वो स्टडी लीव पर गया हो, स्टडी करने गया हो, तो असाधारण अवकाश में आपको पता है वेतन तो मिलता नहीं है अब, लेकिन वेतन की वसूली किस हिसाब से होगी उससे, तो उस पीरियड में जिस अवधि में वो अध्ययन अवकाश पर गया उस अवधि में अगर उसकी जगह के किसी और कर्मचारी को काम के लिए बुलाया गया तो जो उसको वेतन देंगे उस राशि के बराबर उतनी राशि की उसकी वसूली उससे की जाएगी। फिर नियम 122 ए है, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को परिवीक्षा कालावधि में अवकाश। मतलब जो प्रोबेशनर ट्रेनी होंगे उनको प्रोबेशन पीरियड में क्या क्या अवकाश मिलते हैं। तो पहला है, नियमित राज्य सेवा में चल रहे परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी परिवीक्षा कालावधि में कोई अवकाश अर्जित नहीं करेंगे। जो भी प्रोबेशनर ट्रेनी होंगे उनको प्रोबेशन पीरियड में कोई भी लीव उनको अर्न नहीं होती है, कोई भी अवकाश उनको नहीं मिलते हैं। महिला परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को नियम 103, 104 के तहत प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। मतलब जो फीमेल प्रोबेशनर ट्रेनी होंगी उनको नियम 103 के तहत प्रसूति अवकाश और 104 के तहत दत्तक ग्रहण अवकाश मिल जाएगा। पुरुष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को नियम 103A के तहत 15 दिवस का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। मतलब जो मेल एम्प्लॉयज़ होंगे उनको पैटर्निटी लीव 15 दिन की मिल सकती है। 30 दिवस से अधिक का असाधारण अवकाश लेने पर परिवीक्षा कालावधि में उतने दिन की वृद्धि होगी। अगर आपने 30 दिन से ज़्यादा का असाधारण अवकाश ले लिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ली है, तो जो आपका प्रोबेशन पीरियड होगा वो उतने दिन से बढ़ जाएगा। फिर 3 माह तक का असाधारण अवकाश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तथा 3 माह से अधिक लेकिन 1 वर्ष तक की अवधि के लिए असाधारण अवकाश प्रशासनिक विभाग की अनुमति से स्वीकृत किया जाएगा। मतलब 3 माह तक का आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव लेना चाहता है कोई प्रोबेशनर ट्रेनी, तो जो नियुक्ति अधिकारी है उसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो स्वीकृत कर सकता है। और 3 माह से अधिक लेकिन 1 वर्ष तक की अवधि का जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव होगा वो प्रशासनिक विभाग जो होगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट वो उसकी स्वीकृत कर सकता है। अपवादिक परिस्थितियों में 1 वर्ष से अधिक का असाधारण अवकाश कार्मिक एवं वित्त विभाग की पूर्व अनुमति से स्वीकृत किया जाएगा। कोई एक्सेप्शनल कंडीशंस ही होगी जिसमें 1 साल से अगर ज़्यादा का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाना है तो वो कार्मिक यानी पर्सोनेल डिपार्टमेंट जो है और जो वित्त विभाग है फाइनेंस डिपार्टमेंट उसकी प्रायर अप्रूवल से ही उसको सैंक्शन हो सकता है।
फिर नियम 123 है, शिक्षार्थी को केवल बीमारी के मामले में अस्थायी कर्मचारी के समान असाधारण अवकाश दिया जाएगा। जो अप्रेंटिस होगा उनको केवल जो बीमारी हो जाएगी, उनको कोई बीमार हो जाता है वो, तो उसको अस्थायी कर्मचारी जो टेम्परेरी एम्प्लॉय होगा उसके हिसाब से असाधारण अवकाश ही दिया जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ही उसको मिलते हैं। फिर नियम 124 है 126 है, जिसमें शिक्षण संस्थानों में कार्यरत अंशकालीन प्राध्यापक, विधि अधिकारी या मानदेय एवं दैनिक पारिश्रमिक पर नियुक्त कर्मचारियों को निम्न अवकाश दिए जाएंगे। मतलब जो आपके टीचिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें जो अंशकालीन मतलब प्रोविजनल जो प्राध्यापक लगे हुए होते हैं, प्रिंसिपल वगैरह लगे हुए होते हैं, कोई विधि अधिकारी होता है, लीगल ऑफिसर, या कोई होनोरेरियम या डेली वेजेज पे जो लग रहा है, डेली होनोरेरियम पे, रेमुनरेशन पे जो नियुक्त कर्मचारी होते हैं उनको जो अवकाश देय होते हैं वो किस हिसाब से होते हैं। पहला, उनको एक तो ये विश्राम काल में नियमित रहने पर विश्राम काल का वेतन उनको मिलता है। मतलब जो विश्राम काल में अगर वो परमानेंट रहते हैं, मतलब पूरा विश्राम काल में वो काम करते हैं, तो उनको विश्राम काल का पूरा वेतन मिलेगा। 6 वर्ष की सेवा करने पर पूर्ण सेवा काल में 3 माह का अर्ध वेतन अवकाश मिलेगा उनको। 6 साल की अगर उन्होंने सर्विस कर ली है तो पूरी सेवा काल में उनको 3 माह का हाफ पे लीव मिलती है। चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 2 माह तक के अर्ध वेतन पर अवकाश मिलेगा। मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर उनको 2 माह तक का हाफ पे लीव मिल सकती है। यह साधारण अवकाश अस्थायी कर्मचारी के समान दिया जाएगा, जैसा अपन ने पहले बात की थी। जैसे अप्रेंटिस को जो मिलता है वही सेम चीज़ें यहाँ होगी, उनको टेम्परेरी एम्प्लॉय के अनुसार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिल सकती है। तो ये जो 4 कंडीशंस है, तो ये नियम 125 में ये कह रहा है कि ये चारों प्रकृति के अवकाश एक साथ मिलाकर लिए जा सकते हैं। मतलब चारों अवकाशों को कर्मचारी एक साथ ले सकता है। तो साथियों यहाँ ये अपना चैप्टर 11 अवकाश विभिन्न प्रकार जो है उसके लीव जो वेरियस टाइप्स हैं उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। यहाँ पर ये जाके समाप्त हो जाते हैं अपना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा जो वेरियस टाइप्स हैं और उनके लिए क्या नियम है, क्या शर्तें हैं, किस हिसाब से वो सैंक्शन होएंगे और कितने दिन के लिए सैंक्शन होएंगे और उस पीरियड में उनको क्या वेतन मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो MCQs बन सकते हैं वो लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक प्लीज़ वेट कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।